हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी सॉल्यूशन। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से किसी भी रूट की वैल्यूज को नंबर लाइन पे कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद कोई भी अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है उसको किस तरीके से आप शो करोगे नंबर लाइन पे, ये आज आपको पता चलने वाला है। कोई भी अगर रूट का नंबर अगर आपको दिया जाता है और किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है और किस तरीके से उसको रैशनलाइज करना है, ये पूरा आज आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आज मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या जीरो को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस, आपको पता है कि जीरो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज हम उसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिस फ्रैक्शन को या जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, डेट मीन्स वो क्या है, आपका रैशनल नंबर। बस एक कंडीशन क्या होती है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते टाइम आपका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर आपका जैसे जीरो है, उसने बोला है क्वेश्चन ने कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो आप बोल सकते हो यस वो रैशनल नंबर है, क्योंकि आप जीरो को भी क्या लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो। इसमें जो p की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी और q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका मतलब होता है वो नंबर आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालें? 6 रैशनल नंबर निकालने। तो देखो, रैशनल नंबर निकालने बहुत आसान होते हैं किसी भी नंबर के बीच में। अब इसके दो मेथड होते हैं, तो सबसे पहला आपको मैं मेथड बता देता हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे 3 है उसके नीचे आप 1 लिख देना और 4 के नीचे भी आप 1 कर देना। सबसे पहले इनको रैशनल की फॉर्म में लगा देना। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो इसमें 1 को प्लस कर दो और 1 को प्लस करने के बाद क्या हो जाए, तो जब आप इनको 3/1 और 4/1 की वैल्यू में आप इसको लिख लोगे, उसके बाद में 6 में आपको 1 प्लस करना है तो हो जाएगा आपका 7। देन आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों के साथ आपको 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहाँ पे आएगा 3 7 21/7 और नीचे आ जाएगा आपका 28/7। जब आपका ये दोनों का बेस जो है वो सेम हो जाए तो आपको 21 से लेकर के 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26 और 27, देन आपके पास आ जाएगा 28। इन सब के नीचे जो फ्रैक्शन था, जो डिनोमिनेटर था, वो क्या था आपका 7। तो आपको इन सब के नीचे क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। तो इस तरीके से आपका जो रैशनल नंबर है वो निकल जाएगा। कितने बोले थे आपने? 6 बोले थे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 के 6 रैशनल नंबर निकल चुके। अब जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं आपका मीन एवरेज मेथड। अब इस मीन एवरेज मेथड से आप कैसे रैशनल नंबर को निकाल सकते हो? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास कोई ये दो नंबर है, आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर को आप सबसे पहले क्या करना, प्लस कर देना। तो प्लस करने के बाद आ जाएगा इनका 7, उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा आपका 7/2। तो 3 और 4 के बीच का सबसे जो पहला नंबर जो होगा रैशनल नंबर, वो इन दोनों के बीच का वो निकल के आ चुका है 7/2। अब आपको अगर मान लो और रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करना, सबसे पहले इन दो नंबर्स को एक पेयर में बना देना और बीच में यहाँ पे किसी भी एक नंबर को निकालने के लिए अब आप क्या करना, 3 को प्लस कर देना 7/2 के साथ में और इन दोनों को 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सेम ऐसे ही अगर आपको इन दो नंबर्स के बीच में निकालने हैं, 4 और 7/2 के बीच के नंबर अगर आपको निकालने हैं, तो देन आप क्या करोगे, इन दोनों को आप डिवाइड, सबसे पहले 7/2 को 4 से पहले प्लस करना, उसके बाद आप इसको 1/2 से डिवाइड करना। तो जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा 3 2 6, 6 में अगर आप 7 को प्लस करोगे तो आएगा 13 और नीचे आ जाएगा 2 2 4। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का जो रैशनल नंबर आ गया वो आ गया आपका 13/4। देन अगर आप 7/2 और 4 के बीच का रैशनल नंबर निकालोगे तो 4 2 8 और 15, तो 15/4 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर जो दूसरा है वो है आपका 15/4। तो हमने कितने रैशनल नंबर निकाले अभी? अभी हमारे पास 3 आ चुके हैं, 1 2 और 3। ऐसे ही जब कभी भी आप कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच के अगर आप नंबर निकालोगे, जैसे अगर मैं मान लो इन दोनों के बीच का अगर रैशनल नंबर निकालता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारा मीन एवरेज मेथड है ये रैशनल नंबर में काम करता है। बट आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी इससे पहले मेथड बताया था वो आपके लिए इनफ होगा। उसको ट्राई करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके क्वेश्चंस ट्राई करिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर कोई भी एक नंबर है, लेट एग्जांपल जैसे कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5/10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। अगर दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है तो आप इसको 0.4 लिख सकते हो। अगर आपसे कहा जाता है ये जो नंबर आपके डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो गए, डेट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं?
टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपके डेसिमल के बाद जैसे बढ़ते रहते हैं, जैसे 0.3333, ये जो नंबर हैं ये आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन फ्रैक्शन को आपको, इन डेसिमल्स को आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? 5/10 लिख दोगे। इनको आप क्या लिखोगे? 4/10 लिखोगे। उसके बाद इसको काट के 2/5 लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई एक नंबर है डेसिमल के बाद वो रिपीट होता हुआ जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, और आपको उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, मतलब p/q की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो ध्यान से देखना अभी हम जो चीज़ करने वाले। सबसे पहले जब कभी भी कोई नंबर अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि जो रिपीट है अनंत तक, आपको करना क्या है? जैसे उसके ऊपर आपको बस क्या लिख देना है? बार लगा देना है। इस बार का मतलब है, ये बार क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी नंबर जिसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो नंबर स्टार्टिंग से ही आपका अनंत तक वो उसी काउंटिंग में चलता रहेगा। अगर आपको इसको p/q की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? लेट कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है? बस एक ही नंबर है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको करना क्या है? 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ वाले नंबर की, तो इधर वाले नंबर पे क्या हो जाएगा? 3.3 के ऊपर बार लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x। अब आप कंफ्यूज हो गए कि 0.3 से अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से आ सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर था ये वाला 0.3 के ऊपर बार, मैं इसी को ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये जो पॉइंट है एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आगे शिफ्ट होने का मतलब है ये आपका 3.3 समथिंग नंबर आएगा। लेकिन आगे जो 3 के बाद में जो नंबर्स हैं वो तो रिपीट होते हुए जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। हमने क्या करा? बस एक ही 3 को अंदर करा, बाकी सभी 3 को हमने बाहर छोड़ दिया। तो हमने क्या करा? बाकी 3 का मतलब हो गया 3 के ऊपर बार, और आगे जो 3 पॉइंट था वो हमने लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है 3.3 के ऊपर बार। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, इतना काम आपका हो चुका है। बस अब आपको लिखना क्या है? अब इसको, अब आपको बस ये जो x की जो वैल्यू आपने ऊपर पुट करी थी, जिसको हमने 0.3 के ऊपर बार माना था, इसको आपको नीचे लिख देना और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने पे होगा क्या? ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आएगा 3 और यहाँ से 10 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा 9x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1/3। इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को आप ना, मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ये खासकर वो नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि टर्मिनेट नहीं हो सकते। में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी भी रूट की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग शो करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया √2। अब √2 को अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या करना है? हाइपोटेन्यूज को √2 मानना है। अब ये √2 कब आ सकता है? जब आपका इसका बेस 1 यूनिट हो और आपका जो इसका हाइट है वो आपका 1 यूनिट हो, तभी आपका √2 आ सकता है। कैसे? जैसे हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि ac का जो स्क्वायर होता है वो आपका bc के स्क्वायर के बराबर प्लस ab के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल √2 है, कब आ सकता है? जब मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ का, जैसे यहाँ पे √2 आना है ना हमारा, तो मैं क्या करूँगा? दोनों की वैल्यू का आप स्क्वायर कर दो। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ उसके बाद अगर मैं AC की वैल्यू को अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा यहाँ पे जैसे AC कितना था? √2 था। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी 1 + 1, तो आ जाएगी मेरी कितनी वैल्यू? √2। तो इसका मतलब मेरा बेस 1 यूनिट होना चाहिए और मेरी जो हाइट है वो भी क्या होनी चाहिए? उसकी 1 यूनिट होनी चाहिए। अब मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद 0, उसके बाद 1 यूनिट, उसके बाद ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया, ये मेरा हो गया 2 यूनिट। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 1 यूनिट आगे जाऊँगा। तो 1 यूनिट मेरा 0 से लेके 1 यूनिट यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उतनी ही यूनिट में कहाँ जाऊँगा? ऊपर जाऊँगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि कुछ इस तरीके से होगा मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन 1 यूनिट। ओके, अब 1 यूनिट यहाँ से गया, 1 यूनिट में यहाँ से गया। अब मुझे क्या करना है? इस वाले पॉइंट पे O पे, इस वाले पॉइंट से लेकर के मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक आर्क ड्रॉ करना है जो मेरा उतने ही सेंटीमीटर का होगा। लेट एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 1 यूनिट हो गया, ये वाला 1 यूनिट है और ये वाला 1 यूनिट है। तो जो मेरा डिस्टेंस अब यहाँ से 0 से लेकर इस वाले पॉइंट तक जो मेरा डिस्टेंस होगा, इस वाले पॉइंट तक जो मेरा डिस्टेंस होगा, ये मेरा डिस्टेंस आपका होगा कितना? √2 होगा। अब अगर मेरे को √3 ड्रॉ करना है इसी ग्राफ पे, तो मैं √3 कैसे ड्रॉ करूँगा? तो √3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेस आपका कैसा रहेगा? √2 ही रहेगा। कैसे? अब अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे √3 ड्रॉ करना है, कहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे √3 ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे बेस क्या ले लूँगा, √2 ले लूँगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा 1 यूनिट। अब मैंने √2 क्यों लिया है इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने √2 क्यों लिया। अब √2 लेने का मतलब है कि अगर मैं √2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगा तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, √3 आ जाएगी। तो अगर मैं मुझे अगर जैसे √2 अगर √3 मुझे अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे सेम इसी को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। मुझे कितनी यूनिट आगे जाना है, सबसे पहले मुझे √2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से √1 मतलब 1 यूनिट ऐसे 1 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। उसके बाद फिर मैं इन दोनों लाइंस को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दूँगा और एक आर्क लगा दूँगा। ये जो मेरा आर्क लगेगा ये किसका लगेगा, मेरा √2 का आर्क लगेगा। अब मुझे √3 चाहिए। अब √3 के लिए मैं बेस को इसी को रखूँगा, लेकिन मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। जो मेरा परपेंडिकुलर कैसा होगा, अगर मैं यहाँ से इसको रब कर दूँ, जो मेरा परपेंडिकुलर जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में 1 यूनिट, ठीक है। और मैंने बेस किसको माना है, √2 को बेस माना है। तो उस केस में अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और एक आर्क कंपास से लेके यहीं लगा दूँगा। तो मेरा ये जो लेंथ जो होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था मेरा, ये मेरा √2 था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो बनेगा आगे वाला पॉइंट वो किसका बनेगा, मेरा √3 का बनेगा। अब ऐसे ही अगर मुझे √4 का निकालना है तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 तो आपका ये रहा। इस वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे, 2 तक ले जाओगे, तो आपका हो जाएगा √4। √5 आपका जाएगा 2 से थोड़ा सा आगे। लेकिन √5 के लिए आपको करना क्या होगा, √5 के लिए आपको बेस लेना है। √5 का जो बेस होगा वो 2 यूनिट होगा और हाइट जो होगी उसकी क्या होगी आपकी, 1 यूनिट होगी। तो बहुत सिंपल है। बाकी इस तरीके से आप किसी भी रूट वाले नंबर लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो, रूट वाली वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 0.27 के ऊपर बार। अभी मैंने यहाँ पे पहले इस वाले क्वेश्चन में 0.3 के ऊपर ही बार लिया था, बट मैंने यहाँ पे अभी 2 के ऊपर बार लिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, पहले की तरह ही सबसे पहले 0.27 के ऊपर बार है तो इसको आप x मान लेना। अब डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो आपको करना क्या है, दोनों ही तरफ जितने डिजिट है उतनी ही 0 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा नीचे निकल के वो आएगा 27.27 के ऊपर बार, और इधर की साइड में आ जाएगा आपका 100x। उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाली जो आपकी x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, दोनों में से माइनस कर दोगे, जो कि थी 0.27। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो आएगी 27, इधर आ जाएगा आपका 99x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 27/99। ऐसे अगर कोई 3 डिजिट का है तो आप उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉर्ट आउट करोगे। बट वन थिंग आई टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा अगर आपके पास आ जाता है जैसे कि 3.27, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले एक नंबर दे दिया है, उसके बाद एक नंबर है, देन उसके बाद एक नंबर के ऊपर बार है, अगर कोई ऐसी कंडीशन वाला नंबर है तब आप उसमें कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको सिंपल वही काम करना है, x इज इक्वल्स टू 3.27 के ऊपर बार लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये जो डेसिमल है आपको 7 के पास लेकर के जाना है। तो जब आपने इसको x माना और आपको इस डेसिमल को एक बार ही जंप कराना है, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.27 के ऊपर जो बार है ये पॉइंट आपका आगे की तरफ चला जाएगा, मतलब कि 32.7 के ऊपर बार हो जाएगा, जो कि 10x की वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, इस थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि यहाँ पे ये जो 32 है ये है ही नहीं, बस ये क्या है 0.7 के ऊपर बार वाला नंबर है। थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हो उसको, बट अगर नहीं मानना तो भी कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, इस डेसिमल को एक जंप और कराना है ताकि 7 अंदर आ सके। अब एक 7 अंदर आ जाएगा, बाकी सारे 7 बाहर चले जाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, 10x की ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार और। तो यहाँ पे आएगा 3.27 के ऊपर बार मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद अब इसको नीचे लिखेंगे 32.7 के ऊपर बार, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100x। अब आपको बस इस 100x वाले नंबर में से इस वाले नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक यही नंबर है जिसके ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करेंगे जो कि 10x की वैल्यू थी, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 7 तो कैंसिल हो गया, 7 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 5, और 32 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 29, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 90x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 295/90। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल्स नंबर को आप p/q की फॉर्म में ईजिली लिख सकते हो। अब बढ़ते हम अपने सेकेंड पार्ट की ओर, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर।
रूट की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा, बट कुछ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ लॉ हैं इसके सिंप्लीफिकेशन के, जो मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर कोई रूट की वैल्यू सेम है, जैसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए है, तो उसका आंसर क्या आता है, ए आता है। रूट ए की मल्टीप्लाई अगर आप रूट बी के साथ करोगे तो अंदर की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए भी आएगी। अगर कोई मान लेते हैं कुछ और वैल्यू अगर हमारे पास होती हैं, जैसे रूट ए और प्लस कर देते हैं रूट बी के साथ में, तो इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सेम इनका आंसर यही आता है। रूट ए और रूट ए को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, टू रूट ए आएगा। रूट ए को अगर आप रूट ए से अगर माइनस करोगे तो आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा। रूट ए को अगर आप रूट ए के साथ में अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, वन आएगा। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा और अगर मैनिपुलेट करो, अगर किसी की भी वैल्यू अगर ऐसे दी हुई है, रूट ए की पावर अगर आपको 1/2 दी हुई है ऐसे, तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप और कोई अगर आपको ध्यान आ रहा है, जैसे ए डिवाइडेड बाय अगर ऐसे रूट बी है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले इनके लॉ पता होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन की ओर। तो सिंप्लीफाई में जैसे सबसे पहला नंबर है हमारे पास में, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 3 प्लस रूट 3 है और उसके बाद में यहाँ पे 2 प्लस का रूट 2 है। तो जब कभी भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन बोले तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले बस आपको ये देख लेना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे दोनों केस के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, उसके बाद बाकी पूरे वाले ब्रैकेट को इसके अंदर लिख दोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक मिनट मैं यहाँ से थोड़ा इरेजर चेंज कर लेता हूँ, स्ट्रोक इरेजर। ये हमने हटा दिया। ओके डन। अब उसके बाद हमें करना क्या है यहाँ से, अब हमें करना ये, अब नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को आपको लिखना है। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या थी आपकी, प्लस का अंडर रूट 3, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस रूट 2। एक बार आपको रूट 3 की एक बार आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस रूट 2 के साथ में, और एक बार रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 6, प्लस जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आएगा 3 रूट 2। देन उसके बाद में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करोगे तो आएगा 2 रूट 3। उसके बाद रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ करोगे तो आएगा रूट 6। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है आपस में अलग अलग है, अब ये आपस में ना तो सॉल्व हो सकती है, ना इनको प्लस माइनस आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये नंबर क्या होगा, आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं रूट 5 प्लस का रूट 2 और उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है स्क्वायर, तो कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं हमारी कि जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें आइडेंटिटी आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है आपकी, रूट 5 है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है आपकी, रूट 2 है। देन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2, तो रूट 5 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो आएगा 5 और 2 को प्लस करोगे आएगा 7। उसके बाद में 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका नंबर क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग तरीके से आपको आइडेंटिटी मिलेंगी, जैसे कि रूट 5 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दे देंगे रूट 5 माइनस का रूट 2। तो ऐसे केस में आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो ए प्लस का बी ए माइनस का बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। आप क्या करोगे, रूट 5 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद रूट 2 के स्क्वायर को करके उसके माइनस कर दो, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 5 और 2 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है उसमें बस आपको सिंपली आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, और जो कुछ ये लॉ हैं आपको इनका ध्यान रखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, किस तरीके से किसी डेसिमल वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को किस तरीके से आप किसी भी नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करोगे, ये आज इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे हम लोग ले लेते हैं 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, 3.5 ये बहुत छोटा नंबर है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके लिए 3.5 कहाँ पे होगा, तो जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब मुझे 3.5 निकालना है। अब आपको पता है 3.5 जो है वो 3 और 4 के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए कोई एक सेकंड लाइन वैसे तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैंने एक और लाइन खींची यहाँ से 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे जो मेरा नंबर आ गया ये आ गया 3, और इधर मेरा क्या नंबर आ गया 4। अब मैं यहाँ पे जो दोबारा नंबर काउंटिंग करूँगा ये हो जाएगा मेरा 3.1, 3.2, 3.3, उसके बाद 3.4, यहाँ पे मेरा आएगा कहीं 3.5, इधर कहीं आएगा मेरा 3.6, देन फिर उसके बाद 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद 40, और यहाँ पे हो जाएगा 30।
मतलब 3.0 और 4.0। अब मुझे पता है कि 3.5 कहाँ पे है, 3.5 है मेरा नंबर यहाँ पे, जो कि ये रहा। इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ नंबर लाइन पे। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा होता है, जैसे इसके बाद में भी अगर कोई मुझे आगे नंबर दे देते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि आपको 3.56 को आपको ड्रॉ करना है, तब आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले हमने 3 के लिए लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने 0.5 के लिए लाइन ड्रॉ करी, अब हम क्या करेंगे, 6 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3.56 किसके पास आएगा, 3.56 आएगा 3.5, ठीक है, और 3.6 के अंदर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3.5, बस एक ज़ीरो लगा देंगे। और यहाँ पे नंबर क्या है 3.6, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, हम एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 50 और 60 के बीच के जो भी नंबर है वो हम यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर ड्रॉ कर देंगे। तो 3.51, 3.52, 3.53, उसके बाद 3.54, उसके बाद 3.55, उसके बाद 3.56, 3.57, 3.58, उसके बाद 3.59, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 3.60। अब अगर हमें नंबर ढूंढना है, क्या नंबर ढूंढना था हमें, 3.56 ढूंढना है। तो 3.56 हमारा ये रहा। अब आपको ये कहता है वो क्वेश्चन कि थोड़ा सा और इसको बड़ा करो, कि 3.567 ढूंढ के दिखाओ। अब हम क्या करेंगे, 3.56 ले लेंगे और 3.57 ले लेंगे। इन दोनों को हम लोग दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और इसको दोबारा से हम लोग कुछ इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग नंबर लेंगे, अब जो नंबर लेंगे वो लेंगे 3.560, और यहाँ पे जो नंबर लेंगे 3.570, ठीक है। अब 3.560 और 3.570 के बीच में जो भी रैशनल नंबर हैं, वो पॉइंट वाले नंबर है, वो सारे लिख दो। 3.561, 3.562, 3.563, 3.564, 3.565 और 3.566 हो जाएगा। उसके बाद 3.567, 3.568, 3.569। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नंबर क्या चूज़ करना था, 3.567 करना था, तो ये आपका आ गया 3.567। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी डेसिमल नंबर वाली वैल्यूज़ को, डेसिमल वाली वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन पे इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको किसी भी रूट की वैल्यू को रैशनलाइज करना सिखाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, बुक का ही क्वेश्चन लिया है 1/√7। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वही ऊपर आप न्यूमिनेटर के साथ में और डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो √7 की जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √7। और मैंने आपको बताया था जब कभी हम सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी वही आएगा जो एक्चुअल में रूट के अंदर होगा। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से रैशनलाइज हो गया हमारी बातों बातों में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा आपको दिया हुआ है √7 माइनस का √6। अब कभी जब आपके पास में से दो नंबर आ जाते हैं, मतलब ये आपकी बाइनोमियल टर्म आ चुकी है, तब आप इसको रैशनलाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नीचे जो साइन है वो क्या है, आपका माइनस का है। तो आपको इसको ख़त्म करने के लिए √7 और प्लस का साइन लगा के आपको दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे होगा क्या, जब आप √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली तो वैल्यू आपकी सेम एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी, बट नीचे एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस का b और a प्लस का b। और इस आइडेंटिटी को आप आसानी से जानते हो कि ये क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से √7 का अगर आप स्क्वायर करोगे और उसके बाद इसको आप √6 से अगर आप माइनस करोगे, तो रूट से ये नंबर के जो रूट हैं ये हट जाएंगे स्क्वायर से। तो ऊपर आएगा √7 प्लस का √6 और नीचे आ जाएगा आपका 1, जिसको आप लगाते नहीं हो, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और टिपिकल हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रैशनलाइज को और ज़्यादा थोड़ा और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास में कोई और थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, जैसे ऊपर ले लेते हैं हम 3√2 और नीचे ले लिया हमने 2√3 माइनस √2, हमने कुछ ऐसा नंबर ले लिया। अब इसको आप रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, तो सबसे पहले बस आपको ऊपर वाले नंबर को नहीं देखना, आपको नीचे वाले नंबर को देखना है। नीचे वाले नंबर को आप सेम मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद बस आपको क्या रखना है ध्यान, इनके साइन का। तो जैसे यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस है, तो आप इधर प्लस और इधर प्लस आप लगा दोगे। उसके बाद ऊपर वाले नंबर को पूरे को मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे कैसे, तो सबसे पहले 3√2 जो रखा हुआ है ब्रैकेट 1 का, आप इसको लिखो। उसके बाद 2√3 प्लस का √2 को ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ये आपका a माइनस का b है और a प्लस का b है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, फॉर्मूला a² माइनस का b² यूज़ करोगे। तो अब आप 2√3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, उसके बाद में √2 का आप स्क्वायर कर दो। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को आप आगे सॉल्व करोगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करो, आएगा 6। √2 के साथ में √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6,
उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई आप √2 की 3 √2 की 2 के साथ √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है आपका, 2 2 सा होता है 4 और √3 की वैल्यू होती है खाली 3। उसके बाद माइनस √2 की वैल्यू से स्क्वायर से ये हट जाएगा, ऊपर आएगा 6 √6 प्लस का 6 और नीचे क्या आएगा 4 3 12, 12 में से 2 को माइनस करोगे आ जाएगा 10। अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या है, 6 कॉमन है तो 6 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √6 प्लस का 1 और नीचे क्या आएगा आपका 10। अब आप इसको काट दो ऊपर आएगा आपका 3 √6 प्लस का 1 और नीचे आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से हम किसी भी रूट वाली वैल्यूज़ को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। अब अगर ऊपर भी अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाए जो कि थोड़ा, हम एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको मेथड समझ में आ जाएगा। जैसे √5/√2, √2 ले लिया हमने यहाँ पे और नीचे ले लिया मैंने √5 माइनस का √2 या प्लस का √3 ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। √5 प्लस का √3, इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उनका साइन बदल के ऊपर और नीचे दोनों से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब होगा क्या √5 प्लस का √2 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा √5 माइनस का √3 से और नीचे आ जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा ऐसा क्यों करा है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद अब आपको करना क्या है, इस वाली √5 को लिखना और ब्रैकेट के अंदर इस वाली पूरी वैल्यू को लिख देना √5 माइनस का √3। उसके बाद इस वाले प्लस के √2 को लिखो। उसके बाद आगे जो पूरा वाला नंबर है √5 माइनस का √3 आप लिख देना। उसके बाद नीचे आ जाएगा 5 माइनस का 3 तो आ जाएगा आपका 2। √5 से √5 के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की तो आएगा क्या आपका 5 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √15। उसके बाद जब आप इन दोनों को करोगे तो आएगा √10 और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा √6 और नीचे आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका जो नंबर है ये आपका रैशनलाइज हो चुका है। इस तरीके से जो हमारा रैशनलाइज वाला जो पार्ट था ये हमारा ख़त्म हो चुका है। बाकी और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, बाकी एनसीईआरटी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लॉज का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो सबसे पहले कुछ लॉज हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n, तो ऐसी केस में a⁴m प्लस का n हो जाएगा जब कभी बेस सेम हो, इसको बोला जाता है बेस। और ये क्या है आपकी एक्सपोनेंट, तो जब कभी बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी प्लस हो जाएंगी। अगर कभी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी उस केस में माइनस हो जाएंगी। किसी किसी केस में ऐसा होगा कि दोनों की पावर आपकी सेम होंगी बस नीचे के बेस अलग होंगे, तो आप उसके बाद दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर एक बाहर कॉमन लिख के आप आ सकते हो। जैसे अगर कोई नंबर है जिसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हमेशा से 1 रहेगा, फिर चाहे वो नंबर कुछ भी हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है a⁴m वो भी कैसे माइनस में, तो उस केस में आप क्या लिखोगे 1/a⁴m लिखोगे, क्योंकि कोई भी पावर अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आने के बाद क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाती है। अगर कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है a⁴m है और बाहर ब्रैकेट के बाहर n है तो आप इसको कैसे लिखोगे 1/a⁴m मल्टीप्लाई n। तो ये कुछ लॉज हैं जो कि हमारे इस लॉ ऑफ इंडाइसिस में, हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 64 1/2, ये क्या है 64 जो है और बेस है हमारा और 1/2 क्या है इसकी पावर है। तो आपको पता है 64 को अगर आप पावर वाली फॉर्म में लिखोगे, तो जिनको लिखना नहीं आता मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किसी भी नंबर की पावर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, उसके बाद नीचे आएगा 8, फिर ये 2 4 भी मत लिखो यहाँ पे 4 फिर 2 फिर उसके बाद 2 2 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है कि 2 की पावर 6 है जो कि 64 है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 6 लिखने के बाद में अब ये जो बाहर वाली जो पावर है इसको आप बाहर लिख लो। मैंने बताया था कि जब कभी भी पावर ऐसे दी हुई हो, जैसे मान लेते a⁴m है और बाहर n है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे a⁴m मल्टीप्लाई n लिखोगे, ठीक है। एक ये भी रोल था हमारा। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8 होता है। उसके बाद अगर कुछ पावर ऐसी हैं जैसे कि मान लेते हैं माइनस में दिया हुआ होगा आपको, जैसे दे दिया होगा 125 की पावर माइनस का 1/3, ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो आप 125 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 लिख सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3 कर दोगे इसको, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या हो जाएगा -1। तो जब कभी माइनस का पावर हो तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा
नेक्स्ट लो लगेगा 1 2 3 4 5, पाँचवा जो लो है वो यूज़ होगा यहाँ पे और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 जिसकी पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि मान लेते हैं 11 टू द पावर 1/2 और ये डिवाइड हो रहा है 11 टू द पावर 1/4। तो आपको पता है ये दोनों 11 जो हैं क्या है बेस हैं और डिवाइड का साइन तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी माइनस हो जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे इसको 1/2 माइनस का 1/4। अब आप थोड़ी देर के लिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो। तो नीचे जो आएगा एलसीएम वो आएगा 4, ऊपर आएगा 2 माइनस का 1। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 11 1/4। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको मैं बॉक्स के अंदर सॉल्व करता हूँ। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। तो जब कभी ऐसे कोई क्वेश्चन हो और आपको पता है कि इसमें बेस सेम नहीं है तो आप सेम कर सकते हो। कैसे करोगे? ये 2 की पावर 3 इसको तो सेम नहीं कर सकते, बट इसको चेंज कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब तो आपका बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर दो प्लस कर दो तो हो जाएगा 2 की पावर 7। इसी तरीके के साथ में आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में सॉल्यूशन से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको भी करके जाते हो तो आप ऑलमोस्ट 90% से ऊपर अपना सिलेबस कंप्लीट इस चैप्टर का कर चुके हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर।